Liquid assets are those assets which can be converted into cash within a very short period of time, within within a day or 2 or 3 day week, जितनी जल्दी हो सके जिस एसेट को हम कैश में कन्वर्ट कर लें, वो आपकी क्या होती हैं, लिक्विड एसेट्स होती हैं। अब यहाँ आप बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बैंक की लिक्विड एसेट्स होती हैं कैश इन हैंड, कैश विद आरबीआई। हर एक बैंक को अपने डिपॉजिट का कुछ अमाउंट आरबीआई में डिपॉजिट करना होता है। सीआरआर का जो अभी कंसेप्ट आगे हम पढ़ेंगे उसके अकॉर्डिंग कोई भी बैंक सीआरआर मेंटेन करता है आरबीआई में। सीआरआर का फुल फॉर्म होता है कैश रिजर्व रेशियो, बहुत ध्यान से समझिएगा। और इज द फुल फॉर्म ऑफ सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो। तो कैश रिजर्व रेशियो मेंटेन करना होता है हर एक बैंक को आरबीआई में, और जब उसको नीड होती है वो आरबीआई से वो अमाउंट विड्रॉ कर सकता है। तो वो भी उसका कैसी एसेट है, लिक्विड एसेट है। और कैश विद अदर बैंक, कुछ बैंक अदर बैंक में भी क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। तो वहां से उन्हें तुरंत जो पैसा मिल जाए, अगर उसे जरूरत पड़े और जरूरत के टाइम पर ही तुरंत पैसा मिल जाए, तो वो कैसी एसेट हो जाती है, लिक्विड एसेट्स हो जाती है। ठीक है, फीचर्स क्या होते हैं, ये जितनी लिक्विड एसेट्स होती है इनको हम इजीली मार्केट में सेल करके तुरंत मनी क्या कर सकते हैं, अर्न कर सकते हैं या मनी ले सकते हैं। और ये मतलब कहने का ये मतलब है कि इन्वेस्टमेंट हम ऐसी जगह करें जहां पर हम तुरंत अगर अपने इन्वेस्टमेंट को सेल करें तो हमें क्या मिल जाए, पैसा वापस मिल जाए। तो बैंक के इन्वेस्टमेंट ज्यादातर बैंकों में होते हैं या आरबीआई में होते हैं, ताकि उनका रिस्क भी कम हो और तुरंत जब भी पैसे की जरूरत बैंकों को पड़े वो तुरंत आरबीआई से अपना पैसा वापस ले सके, या जिन बैंक में उन्होंने डिपॉजिट किया है अपना अमाउंट उन बैंक से वो अमाउंट वापस ले सके। तो ये उनकी लिक्विड एसेट्स में आता है। यहाँ पर और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं लिक्विड एसेट्स के, तो आपको मेनली वो एग्जाम्पल भी देखने हैं। कैश इन हैंड, मनी एट कॉल और शॉर्ट नोटिस, बैलेंस विद आरबीआई, बैलेंस विद अदर बैंक, और इंटर बैंक डिपॉजिट विद इन 30 डेज। ऐसे बैंक डिपॉजिट जो कि हम विद इन 30 डेज में वापस ले लें या जिनको हम कैश कर सके। तो ये सभी आपकी कैसी एसेट हो जाती है, लिक्विड एसेट्स। अब ये जो लिक्विड एसेट्स हैं ये हर एक बैंक में होना बहुत जरूरी है। ये तो हो गया आपका लिक्विड एसेट का टॉपिक। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर आ रहा है जो कि आपको समझना बहुत जरूरी है, जिसे आपने शायद इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा होगा, सीआरआर। फुल फॉर्म, सीआरआर का फुल फॉर्म क्या है, कैश रिजर्व रेशियो। सिंपल वे में समझे तो कैश रिजर्व रेशियो क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रेशियो है जो कि हर एक बैंक को मेंटेन करना होता है। कहाँ पर, किसी भी बैंक में मेनली क्या वर्क होता है, पहले तो ये समझ लें, सबको पता है डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं वो अपने कस्टमर से, और उस डिपॉजिट को एज ए लोन दूसरे कस्टमर जो नीडी पर्सन होते हैं उन्हें एज ए लोन प्रोवाइड करते हैं। तो जितना उसको कैश डिपॉजिट हुआ है उतना पूरा अगर वो लोन में दे देगा तो ऐसे तो बैंक का पूरा वर्क क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। रीजन ये है कि क्या बैंक को ये पता होता है कि कब डिपॉजिट करने वाला कस्टमर उससे अमाउंट लेने आ जाएगा। जैसे आपका करंट अकाउंट का आप सबको पता है, करंट अकाउंट में तो कभी पैसा डिपॉजिट रहता ही नहीं, क्योंकि वो बिजनेसमैन ओपन करते हैं तो उसमें पैसा आता रहता है और जाता रहता है। तो करंट डे में मनी क्या होती है, सप्लाई चलती रहती है, मनी सर्कुलेट होती रहती है। सप्लाई की जगह हम सर्कुलेट वर्ड यूज करें तो ज्यादा बेटर होगा कि मनी क्या होती है, आती जाती रहती है करंट अकाउंट में। आज मॉर्निंग में किसी के अकाउंट में अगर 10 लाख रुपए हैं तो हो सकता है इवनिंग तक आते आते उसके अकाउंट में ओवरड्राफ्ट हो जाए। तो ये उसके बिजनेस पर डिपेंड करता है कि कितने नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन एक पर्सन के अकाउंट में होते हैं। तो ऐसे ही जितने करंट अकाउंट है वहां तो बैलेंस रहता ही नहीं, कभी भी आता और जाता रहता है।
सेविंग्स अकाउंट का भी आप सभी को पता है कि सेविंग्स अकाउंट में लोग अपनी छोटी छोटी सेविंग्स को डिपॉजिट करते हैं और जब भी उनको नीड होती है वो तुरंत उस डिपॉजिट को विड्रॉ कर लेते हैं। तो वहां भी बैंक श्योर नहीं होता कि कस्टमर पैसा डिपॉजिट तो कर गया लेकिन कब लेने आएगा उसकी कोई श्योरिटी नहीं होती। हो सकता है 2 दिन बाद ही आ जाए और हो सकता है दो महीने तक ना आए। तो ये डिपेंड करता है, लेकिन बैंक क्या ये सोच के थोड़ी ना बैठते हैं कि हाँ वो 2 महीने बाद ही आएगा। उन्हें तो हर एक टाइम में अवेलेबिलिटी ऑफ कैश रखनी पड़ती है, यानी कैश इतना रखना पड़ता है कि जब भी किसी कस्टमर को नीड हो वो तुरंत उसकी जो भी डिमांड हो उसको फुलफिल कर सके। एफडी में पैसा रुकता है, फिक्स डिपॉजिट में जो मनी है वो एक लंबे टाइम तक बैंक के पास डिपॉजिट रहती है और उसका वो फ्रीली यूज करते हैं। इसीलिए मैंने आपको बताया था, याद होगा, कि सबसे ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें किस अकाउंट पर मिलता है? फिक्स डिपॉजिट पर। हमें करंट अकाउंट पर कोई इंटरेस्ट रेट नहीं मिलता, उल्टा कई बार कुछ बैंक चार्जेस लेते हैं करंट अकाउंट पर, क्योंकि वो उसे ऑपरेट करने के लिए और उसके वर्क को करने के लिए बिजनेसमैन से चार्जेस भी ले सकते हैं। सेविंग्स अकाउंट पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रिसीव होता है कस्टमर को वो बहुत कम होता है, लेकिन एफडी पर, आरडी पर, रिक्योरिंग डिपॉजिट जो होते हैं उन पर रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई होता है, क्योंकि उस पर जो मनी होती है वो एक पर्टिकुलर टाइम तक बैंक के पास क्या होती है? डिपॉजिट रहती है। तो उनका पैसा देने की जल्दी बैंक को नहीं होती, क्योंकि उन्हें पता है अगर किसी कस्टमर ने 6 महीने के लिए एफडी बनवाई है या 1 ईयर के लिए एफडी बनवाई है या 4 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर, अकॉर्डिंग टू टाइम, जितने टाइम ड्यूरेशन के लिए वो एफडी अकाउंट उसने ओपन किया है, उससे पहले बहुत रेयर कंडीशन में ही कोई अमाउंट लेने आता है। अदरवाइज लोग सोचते हैं कि हमने जो एफडी मेंटेन की है उसको टाइम ड्यूरेशन तक कंटिन्यू रखिए। तो वहां तो बैंक के पास एक ऑप्शन होता है कि हाँ अभी पैसा लेने कस्टमर नहीं आएगा, तो वो उसे फ्रीली यूज कर लेते हैं। लेकिन जो करंट अकाउंट और सेविंग्स अकाउंट है उनमें मनी कब आएगी कब जाएगी कोई श्योरिटी नहीं होती। तो इन सब से बचने के लिए अगर बैंक क्या करे, जितना आया उतना ही लोन में दे दे और कल को कस्टमर जो डिपॉजिट करके गया था वो अपना विड्रॉल करने आए, तो बैंक के पास तो पैसा ही नहीं होगा, क्योंकि जितना उसने डिपॉजिट किया उतना उस डिपॉजिट था उसने पूरा उठा के लोन में दे दिया। दूसरे, क्योंकि लोन तो उसकी इनकम का मेन सोर्स है, लोन देने पर उसको ज्यादा इंटरेस्ट मिलता है। तो ऐसे में आरबीआई की गाइडलाइंस आती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कि कोई भी बैंक एक स्पेसिफिक रेट से अपने डिपॉजिट का एक स्पेसिफिक परसेंटेज ऑफ अमाउंट अपने पास रोक के रखेगा या आरबीआई के अकाउंट में डिपॉजिट करेगा, ताकि इमरजेंसी में कैश की रिक्वायरमेंट होने पर वो तुरंत अपने कस्टमर की डिमांड को फुलफिल कर सके, यानी उनको पैसा वापस कर सके। और इस रेट को बोलते हैं, फुल फॉर्म जो इसका है या शॉर्ट फॉर्म में इसे बोलते हैं सीआरआर, और जिसका फुल फॉर्म है कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो एक ऐसा रेशियो है जिसे हर एक बैंक को फॉलो करना होता है, और वो बैंक, हर एक बैंक आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग अपनी जितनी भी डिमांड डिपॉजिट्स हैं और जितना भी उनका टाइम लाइबिलिटीज है उनके बीच के डिफरेंस का एक स्पेसिफिक परसेंटेज अमाउंट कहाँ पर डिपॉजिट करता है, बैंक ऑफ अपने पास रखता है, या तो अपने वॉल्ट्स में, वॉल्ट मतलब जो उनके सेफ कस्टडी वॉल्ट्स होते हैं वहां रखता है, या फिर आरबीआई के अकाउंट में भी डिपॉजिट कर सकता है। कहने का ये मतलब है कि अगर बैंक इस तरीके के रिजर्व बनाकर नहीं रखेंगे, तो जब भी कस्टमर को मनी की नीड होगी तो बैंक के पास फंड होंगे ही नहीं वापस करने के लिए, और ऐसे में कस्टमर फिर बैंक में डिपॉजिट नहीं करेंगे। अगर कभी ऐसा आपने देखा है कि हम बैंक गए हों और बैंक ने पैसा देने से मना कर दिया हो कि जी हमारे पास अभी है नहीं, कल लेके जाना, ऐसा कभी होता है क्या बैंक में? नहीं। ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि वो अपने कैश रिजर्व रेशियो को मेंटेन करके रखते हैं आरबीआई की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग,
और उसी के अकॉर्डिंग उसे फॉलो करते हैं तो उनके पास कभी भी कैश की शॉर्टेज नहीं होती। और इसी के लिए आरबीआई ने कैश रिजर्व रेशियो को मेंटेन कराया है हर एक बैंक। क्लियर? और कैश रिजर्व रेशियो को मेंटेन करना हर बैंक के लिए मैंडेटरी है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, आरबीआई की तरफ से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो नहीं इन्वॉल्व होता इसमें, जितनी गाइडलाइंस दी जाती है वो आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से दी जाती है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो टाइम टू टाइम आरबीआई के रेट फिक्स करता है, सीआरआर के रेट फिक्स करता है कि कितना कैश रिजर्व रेशियो आपको बनाना पड़ेगा। यानी मान लीजिए किसी बैंक में जितना डिपॉजिट है उसका करंट रेट जो चल रहा है इस टाइम सीआरआर का वो 3% है, तो जितना डिपॉजिट है उसका कम से कम 3% अमाउंट आपको कहाँ पर डिपॉजिट करना पड़ेगा, आरबीआई अकाउंट में या अपने पास सेफ रखना पड़ेगा, ताकि फ्यूचर में अगर डिमांड बढ़ती है, लोग टाइम से पहले पैसा निकालते हैं, तो आपके पास अवेलेबिलिटी ऑफ कैश हो, यानी बैंक के पास कैश की कमी ना रहे। इसके लिए वो कैश रिजर्व रेशियो को मेंटेन करते हैं। कैश रिजर्व रेशियो को मेंटेन करने का मेन मोटिव भी यही होता है। क्या मोटिव होता है? ताकि बैंक के पास मनी की जो कमी है वो ना हो। दूसरा इसका जो मोटिव है वो कि कस्टमर को टाइम टू टाइम उसकी मनी रिसीव हो जाए। तीसरा, इनफ्लो और आउटफ्लो, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन का एक टॉपिक भी आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा। इन्फ्लेशन में मनी जब ज्यादा सप्लाई होती है तो उस सप्लाई को रोकने के लिए कैश रिजर्व रेशियो की हेल्प लेती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यानी बहुत ज्यादा अगर कोई, आजकल आप इसको एक सिंपल एग्जांपल से समझिए कि बैंक क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोन देते हैं क्योंकि वो लोन उनका इनकम का बहुत बड़ा सोर्स है। तो वो क्या सोचते हैं, जितना डिपॉजिट आए उसमें से ज्यादा हम लोन दे दें। लेकिन अगर आप लोन दे देंगे और लोगों को जरूरत पड़ेगी पैसे की, तो आपको फिर क्या करना पड़ेगा, अलग अलग बैंकों से उधार लेना पड़ेगा, आरबीआई से उधार लेना पड़ेगा। उससे बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए, पहले ही अपना रिजर्व ज्यादा बनाना चाहिए। तो आरबीआई उस इन्फ्लेशन को रोकने के लिए भी सीआरआर के रेट को बढ़ा देता है, कैश रिजर्व रेशियो को, कि ताकि लोग ज्यादा, बैंक जो है वो ज्यादा लोन ना देकर के रिजर्व ज्यादा रखें अपने पास। ठीक है? और सप्लाई ऑफ मनी क्या हो जाए, कम हो जाए, कम पैसा मार्केट में जाए लोगों के पास। लोन लेने आए लोग तो उनकी टर्म्स एंड कंडीशन हार्ड कर दी जाए ताकि उनको लोन ना मिले। तो आरबीआई नहीं चाहता कि बहुत ज्यादा अमाउंट में ये जो सिस्टम है वो चेंज हो। एक लिमिट तक ही आरबीआई उसे अकॉर्डिंग टू मार्केट मेंटेन करके रखता है। जब इन्फ्लेशन होता है तो उस टाइम में सीआरआर के रेट बढ़ा दिए जाते हैं ताकि ज्यादा, कम से कम लोन दिए जाए और ज्यादा से ज्यादा रिजर्व बैंक के पास हो। अब जैसे अभी कोरोना का टाइम चल रहा है, फॉर एग्जाम्पल, लोग क्या कर रहे हैं, बैंकों से पैसा निकाल रहे हैं क्योंकि उनकी नौकरी चली गई है या फिर उनके बिजनेस को लॉस हो रहा है, तो वो बैंक से पैसा जो उनकी सेविंग थी वो क्या कर रहे हैं, विड्रॉ कर रहे हैं, क्योंकि घर चलाने के लिए, अपनी कंप्लीट करने, फुलफिल करने के लिए उन्हें किसकी जरूरत है, मनी की रिक्वायरमेंट है। तो अगर बैंक से पैसा इस टाइम में ज्यादा निकल रही है लोग, तो बैंक के पास भी तो अवेलेबिलिटी ऑफ कैश होनी चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं पहले टाइम में उन्होंने ये सोच करके, हाँ हमारे पास तो बहुत सारा डिपॉजिट है, हम पूरा का पूरा इसको, इसमें से मैक्सिमम अमाउंट क्या कर देते हैं, उधार लोन पर दे देते हैं, तो उनके पास तो कैश की शॉर्टेज हो गई होगी। लेकिन जो कैश रिजर्व रेशियो में उन्होंने जो अमाउंट रिजर्व करके रखा होगा या आरबीआई में डिपॉजिट करके रखा होगा, ये भी ध्यान रखिएगा कि सीआरआर हमेशा कैश में होता है, यानी कैश में ही आप रिजर्व मेंटेन करते हैं। तो इस रेशियो के अकॉर्डिंग अगर आपने रिजर्व बनाए होंगे आरबीआई की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग, तो आपके पास शॉर्टेज ऑफ मनी या तो कम होगी या होगी ही नहीं, क्योंकि आपने रूल्स को फॉलो किया। लेकिन जिन बैंक्स ने सीआरआर के रूल्स को फॉलो नहीं किया, ऐसा भी कुछ बैंक कर जाते हैं कई बार, तो उनके पास अवेलेबिलिटी ऑफ कैश इस टाइम नहीं होगी और वो कहीं ना कहीं दूसरे बैंकों से या आरबीआई से लोन लेकर के लोगों की डिपॉजिट को जो विड्रॉल कर रहे हैं उनको अमाउंट पे कर रहे होंगे।
तो यहाँ पर हर एक बैंक के लिए आरबीआई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग सीआरआर को मेंटेन करना, कैश रिजर्व रेशियो को मेंटेन करना बहुत जरूरी है। और ये जो रेशियो है ये डिसाइड कौन करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। करंट में इस रेशियो का जो 2020 की गाइडलाइंस, आरबीआई की जो गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग करंट रेट ऑफ सीआरआर 3% है। यानी हर एक बैंक को अपने डिपॉजिट का एटलीस्ट 3%, यहाँ डिपॉजिट में जो वर्ड यूज किया गया है वो है द अमाउंट ऑफ विच शैल नॉट बी लेस देन अ स्पेसिफिक परसेंटेज ऑफ द टोटल नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी। ये जो परसेंटेज है टोटल डिमांड और नेट टाइम लाइबिलिटी के बराबर होना चाहिए। यहाँ पर डिमांड लाइबिलिटीज में वो लाइबिलिटीज होती हैं जिनको जब भी कस्टमर चाहे तब मांग सकता है। जैसे सेविंग अकाउंट में हमारी जब मर्जी होगी हम अपने अकाउंट में से पैसा विड्रॉ कर सकते हैं, बैंक उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकता। तो वो किस कैटेगरी में आती है? टाइम लाइबिलिटी की कैटेगरी में, ठीक है। डिमांड लाइबिलिटी की कैटेगरी में आती है। तो जैसे ही डिमांड होगी आप तुरंत कस्टमर को पैसा देंगे। वो जैसे ही चेक लिख के देगा आपको या कोई भी बैंक स्लिप फिल करके देगा, विड्रॉल की स्लिप फिल करके देगा आपको, आपसे मतलब है बैंक को वो अमाउंट पे करना पड़ेगा। तो वो कैसी लाइबिलिटी है उसकी? डिमांड लाइबिलिटी। करंट अकाउंट पर भी जब हमें पैसा पे करना होता है तो वो भी डिमांड लाइबिलिटीज है। तो डिमांड लाइबिलिटीज और नेट डिमांड के बराबर का एक स्पेसिफिक रेट का रेशियो हर एक बैंक को सीआरआर फॉर्म में क्या करना होता है? मेंटेन करना होता है। इन शॉर्ट अगर हम कहें तो कोई भी बैंक अपने जितने डिपॉजिट्स हैं उसका 3% अमाउंट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अकाउंट में डिपॉजिट कर सकता है, या फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास डिपॉजिट कर सकता है, या फिर अपने पास भी वो सेफ रख सकता है। और उसकी पूरी इंफॉर्मेशन आरबीआई को प्रोवाइड करेगा कि उसने उस लिमिट तक सीआरआर मेंटेन किया है या नहीं। एक और इसमें रेशियो है लिक्विडिटी, स्टेटरी एसएलआर, स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो। इसका फुल फॉर्म है, यह भी आपके इसमें सिलेबस में थोड़ा सा ही पार्ट है इसका। स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो, एसएलआर शॉर्ट में बोलते हैं एसएलआर।